ये तो आज हम आपको एक नई स्टडी करके बताते हैं। आज हम रूपा के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। रूपा ही नहीं, लक्स के बारे में भी, पेज इंडस्ट्री के बारे में भी और डॉलर इंडस्ट्री के बारे में भी। ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ एक चीज़ लिखी है, इस बात को ना अपने दिमाग में घुसा लेना है कि द बिजनेस मॉडल ऑफ अ एंड फाइनेंशियल ऑफ अ कंपनी आर द सोल ऑफ द कंपनी। कोई भी कंपनी हो, उसका बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल उसकी आत्मा होती है और टेक्निकल उसकी बॉडी होती है। तो सबसे पहले हमें बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल समझने हैं, फिर देखने हैं उसके टेक्निकल। ठीक है। अगर फाइनेंशियल और बिजनेस अच्छा नहीं है, मतलब आत्मा अच्छी नहीं है, तो बॉडी का हम क्या करेंगे? तो हमें पहले फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स पे और बिजनेस पे सही से नज़र डालनी है, सोल देखनी है। सोल अच्छी है तब हम चार्ट देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं एक बार थोड़ी सी स्टडी इसके बारे में। जैसा कि आपको पता है, ये चीज़ें जनरल अंडरस्टैंडिंग की हैं। ये कभी भी आपको कोई सिखाएगा नहीं, ना कि स्कूल में सिखाई जाएंगी, ना किसी यूनिवर्सिटी में सिखाई जाएंगी। जैसे एक हमारे बिजनेसमैन हैं जो जनरल अंडरस्टैंडिंग से काम करते हैं, तो इसे ही समझ के हम शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं रूपा, लक्स इंडस्ट्रीज़, पेज इंडस्ट्रीज़ और डॉलर इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ जो इसके कस्टमर हैं कौन होते हैं। डायरेक्ट हम लोग तो नहीं खरीदते इनसे, इनसे कौन खरीदती है? डायरेक्ट खरीदते हैं। इनके कस्टमर कौन है? इनके कस्टमर हैं रिटेल हाउसेस। रिटेल हाउसेस इनके कस्टमर्स है। रिटेल हाउसेस मतलब शॉपकीपर्स, जो जिनसे हम जैसे बाज़ारों में जाके हम अपने लिए अंडर गारमेंट्स वगैरह लेकर आते हैं। तो ये जो रिटेल हाउसेस होते हैं, ये अपने ग्राहकों का बड़ा ध्यान रखते हैं। अपने ग्राहकों का ध्यान कैसे रखते हैं? वो ये ध्यान रखते हैं कि हमारे ग्राहक को हर तरह की वैरायटी मिले, हर तरीके का साइज़ मिले, और उन्हें अगर वो हमारी शॉप पे आए हैं तो वापस ना जाएं। और होना चाहिए, ये बात बिजनेस चलाना है तो ये बात तो होनी चाहिए। तो इस वजह से वो अपनी इन्वेंट्री इंक्रीज़ कर लेते हैं। मतलब पहले से ही कंपनी से इतना माल लेके डाल लेते हैं कि हमारे पास किसी भी माल की कमी ना हो, अगर ग्राहक आए तो लेकर जाए। ठीक है। तो इसकी वजह से उनकी इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो जाती है और उन्हें नई इन्वेंट्री इंक्रीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। और ये ऐसा क्यों करते हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये अपनी डिमांड फुलफिल करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स की। ठीक है। अच्छा, इन्होंने तो इन्वेंट्री बना ली, इन्होंने 4-5 महीनों के लिए इन्वेंट्री बना ली, पर रूपा, लक्स एंड पेज एंड डॉलर ये सब भी तो अपने अभी भी माल बना रहे हैं, पर इनकी सेल तो रुक जाएगी। जो माल इन्हें बाद में ख़रीदना था इन शॉपकीपर्स को, इन दुकानों से, मतलब सॉरी, इन कंपनीज से, वो तो अभी ख़रीदेंगे नहीं क्योंकि इनके पास तो 4-5 महीने का स्टॉक पड़ा है। तो इस वजह से भी इन कंपनियों की कई बार सेल कम हो जाती है। ठीक है। और सेल कम होगी तो नेट प्रॉफिट भी कम होगा। चलिए आगे भी देखते हैं। ऐसे ही हमने देखा कि अगर इन कंपनीज़ का जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या होता है इन कंपनीज़ का? कॉटन। अगर कॉटन के प्राइस इंक्रीज़ हुए, कॉटन के प्राइस इंक्रीज़ हुए तो इनका प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्रीज़ होगा और ये अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएंगे, पर एक ऐसे लेवल तक बढ़ाएंगे कि जिस पे इनको भी नुकसान ना हो। क्योंकि अगर इन्होंने हद से ज़्यादा बढ़ा दिया तो भी इन्हें नुकसान है, क्योंकि फिर लोग दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट करना चालू कर देंगे। ठीक है। मार्केट में कंपटीशन है। तो अगर कॉटन के प्राइस बढ़े तो ये भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे। अगर इन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज़ करे तो डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर डिमांड डिक्रीज़ हुई फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ज़्यादा दिन के लिए नहीं, फिर शॉपकीपर्स भी इसके हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे कई चीज़ें पहले दूध कितना सस्ता था, अब महंगा हो गया है, पर हम इस चीज़ के हैबिचुअल हो चुके हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो सेल्स भी डिक्रीज़ हो जाती है बिकॉज रिटेल शॉपकीपर हेजिटेट टू बाय न्यू इन्वेंट्री। क्योंकि जो भी रिटेल शॉपकीपर हैं वो इन्वेंट्री बाय करने से नहीं डरते हैं कि अब थोड़े दिन में देखते हैं क्या पता डर जाए। पहले जो 3 बनियाइन का बंडल 500 रुपये में आ जाता है वो अब 700 रुपये में आ रहा है। तो ये तो
थोड़ा इस वजह से थोड़ी दिन के लिए सेल्स कम हो जाती है। अच्छा, अगर सेल्स कम हुई तो अगर आपने नोटिस करा होगा कुछ शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन कंपनीज की बैलेंस शीट देखेंगे तो इन कंपनीज में की जो बैलेंस शीट है उसमें फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इनकी सेल्स सेम रहती है। आपको कई सालों तक इनकी सेल्स सेम दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगर इनकी सेल डिक्रीज हुई तो इनकी प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा। तो एक दो क्वार्टर के रिजल्ट भी बेकार आएंगे। अगर एक दो क्वार्टर के रिजल्ट बेकार आए तो मार्केट इस पर रिएक्ट करेगा। अगर मार्केट ने इस पर रिएक्ट करा तो शेयर प्राइस डिक्रीज होगा। अगर शेयर प्राइस डिक्रीज हुआ, ठीक है, सेल्स के कम होने से प्रॉफिट कम हुआ, तो अगर इसकी वजह से, तो क्या वो शेयर कंपनी बेकार हो गई? नहीं। क्यों बेकार क्यों नहीं है भाई? इसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, 20-25 सालों से रिकॉर्ड है, 10-15 साल से रिकॉर्ड है, किसी का 5-6 साल का। मतलब कंपनी को बिजनेस करना आता है, इतने लंबे टाइम तक सस्टेन कर रही है तो ठीक है। फिर इन चीज़ों पे ध्यान कौन देगा? क्या हम देंगे कि सेल्स बढ़े, नेट प्रॉफिट बढ़े? नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम है। तो मैनेजमेंट इसकी चिंता, मैनेजमेंट किस बात की सैलरी ले रहा है? इसी बात की सैलरी ले रहा है। इन पे भी ऊपर से प्रेशर आएगा कि सेल्स बढ़ाओ तभी तो तुम्हारी सैलरी निकलेगी। तो चलिए एक बार रूपा के चार्ट पे नज़र डालते हैं। ये देखिए, मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी। क्या स्ट्रैटेजी बताई थी? कि एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई कि जब भी ये मूविंग एवरेज बहुत क्लोज आ जाते हैं तो एक अच्छा मूवमेंट आता है। अगर उसे प्राइस एक्शन के साथ मिलाई, देखिए ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी, यहाँ पे देखो इसने कितनी बार, अच्छा ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, कोई कहेगा इसे ऐसे ड्रॉ करो, कोई कहेगा ऐसे ड्रॉ करो। मैं कहता हूँ जहाँ पे टच करो ये मैक्सिमम पॉइंट है। ये ब्रेकआउट फेल हुआ, ये ब्रेकआउट फेल हुआ, ये ब्रेकआउट फेल हुआ, ठीक है, और ये ब्रेकआउट चला। कितनी और मैक्स कितने टच पॉइंट होने चाहिए? कम से कम 3 टच पॉइंट तो होने चाहिए, 1 2 3 4। अब देखिए, अब ये देखिए इसने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। डाउ थ्योरी के हिसाब से ये देखिए, ये लो नीचे है, ये लो ऊपर है, ये लो भी ऊपर है, और ये लो, इस लो ने अभी इस लो को तोड़ा नहीं है। या तो ये शेयर प्राइस यहाँ आके यहाँ जाएगा या फिर यहीं से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अब एक बार इस कंपनी के बैलेंस शीट पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, आप कंपनी के नेट प्रॉफिट भी देखिए, 4 करोड़ से फिर से 21-24 10 करोड़, मतलब सही आ रहा है नेट प्रॉफिट। एक बार बैलेंस शीट पे देखिए, बैलेंस शीट में देखिए इनका रिजर्व बढ़ रहा है। मतलब कंपनी को बिजनेस तो करना आता है और इनका जो बोरोइंग्स है वो घट रही है, तो देख सकते हैं आप। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अब देखिए पॉजिटिव है, मतलब ये कैश जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, और देखिए डेप्टर्स डे बढ़ रहे हैं, मतलब इसका मतलब कि जो पैसा, मतलब जैसे इन्होंने माल बेचा, जो पैसा पहले 94 डेज़ में आता था अब वो 146 डेज़ में वापस आता है, तो थोड़ा बहुत ये भी असर डालता है। अब देखिए DIIs ने होल्डिंग इंक्रीज़ करी है, पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीज़ हुई है, और FIIs ने भी होल्डिंग इंक्रीज़ करी है। अच्छा, मैंने कहा कि कॉटन के प्राइस, तो कॉटन के प्राइस एक बार देख लेते हैं।